वेलकम कैडेट्स, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक और लेक्चर लेके। और आज है लेक्चर नंबर 8। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में अगर आपने देखा हो, हमने फिजिक्स के रिगार्डिंग में कुछ टॉपिक्स को स्टडी किया था। डैट इंक्लूडेड एरर्स, यूनिट्स, मेजरमेंट्स। फिर हमने वेक्टर्स की बात करी। तो वो हमारे पिछले लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप जब चाहें उनको देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। तो जब मोशन की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या हैं। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में इन टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। तो आइए कैडेट्स, शुरू करते हैं ये जर्नी। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो जब तो अगर मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करूं, तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो होती है द डिफरेंस बिटवीन, यू कैन से, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तीन टॉपिक मैंने ऊपर हेडिंग में डाले हैं: पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर पोजीशन की बात करें, हमें किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन बतानी हो तो हमें कई बार वेक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आइए एक एग्जांपल दिया है आपके सामने, वहां से समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे इंडिकेट की जा सकती है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन पे देख पाए, एक स्ट्रेट लाइन दी गई है बिकॉज मोशन इन स्ट्रेट लाइन की डिस्कशन होने जा रही है। तो मान लीजिए ये रहा एक पॉइंट ओ, जिसको मैंने ओरिजिन मान लिया एट पॉइंट ओ, एंड दैट इज एट जीरो पोजीशन। एंड देन देयर हैव बीन फ्यू, यू कैन से, मार्किंग्स की गई हैं स्केल पे। तो और कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं क्यू, पी, एंड इधर आप दे सकते हैं पॉइंट आर है। तो अगर मैं पॉइंट क्यू की पोजीशन निकालने की बात करूं, अगर मुझे निकालना पड़े, अगर मुझे लिखना पड़े कि पॉइंट क्यू की पोजीशन क्या है, तो एज ऑल वी नो दैट पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखा जाएगा एक्स क्यू, सॉरी फॉर दैट। सो जस्ट अ सेकेंड। तो अगर मुझे पोजीशन लिखनी है एक्स की, सो इट विल बी रिटन एज वेक्टर। और क्यू की मुझे पोजीशन लिखनी है तो लिखा जाएगा एक्स क्यू। And q is at 240 meters on the positive x-axis. So in vector form it will be written as, ये लिखा जाएगा plus 240 I cap into meters. meters इसके हो जाएंगे यूनिट, I cap बताएगा वो डायरेक्शन जिसमें हमने इसको लेना है, और 240 हो जाएगी उसकी वैल्यू। So we can always indicate the position using the vectors. कभी कभी हमें वेक्टर्स अगर नहीं इंडिकेट करने हैं, हम सिंपल प्लस एंड माइनस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ अब एक्स क्यू की पोजीशन बतानी है, तो मैं कोई वेक्टर साइन नहीं लगाना चाहता इसके ऊपर। तो मैं सिंपली लिखूंगा एक्स मींस आई एम इन ऑन द एक्स एक्सिस। मैं क्यू पॉइंट की पोजीशन बता रहा हूं। क्यू पॉइंट है ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के इस साइड पे है, पॉजिटिव एक्सिस पे है, तो प्लस लिया जाएगा और ये मार्किंग कर दी जाएगी प्लस 240 मीटर्स। ऐसे अगर मैं बात करूं पोजीशन पॉइंट पी की, तो पी की पोजीशन हो जाएगी प्लस 360 मीटर्स, क्योंकि ये 360 पे पड़ा हुआ है। और अगर मैं बात करूं पॉइंट आर की, आर की पोजीशन हो जाएगी माइनस 120 मीटर्स। माइनस लगाना बहुत जरूरी होगा क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि ओरिजिन से किस साइड पे पड़ा है। सो ओरिजिन अगर हम बीच में मान लें, तो ऑल द राइट साइड कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उसको लिया जाएगा पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन इंडिकेट कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज पाथ लेंथ। अगर पाथ लेंथ की बात करें, पाथ लेंथ इज एज गुड एज डिस्टेंस। और डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस जो भी किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया। मान लीजिए मैं एक मोशन लेता हूं, क्योंकि समझाने के लिए एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं एक मोशन लेता हूं, मोशन है O टू Q टू P एंड बैक टू Q। क्या बोला मैंने? मोशन ले लिया मैंने, O से जा रहे हैं पहले Q, फिर Q से जा रहे हैं P, और फिर P से वापस आ रहे हैं Q। सो दैट इज द मोशन O टू P, फाइनली बैक, कमिंग बैक टू Q। तो अगर इस मोशन की बात करें और मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों बताओ इसमें पाथ लेंथ क्या है, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना पड़े, डिस्टेंस का सिंबल होता है मोस्टली स्मॉल डी।
यानी कि पाथ लेंथ निकालने की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं पाथ लेंथ निकालने की बात करूंगा तो हमें यहाँ पे सिर्फ देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। तो O से P 360 मीटर्स, सिंपली ऐड करते जाएंगे, इट विल बी 360 मीटर्स प्लस, फिर वो Q वापस आया तो 240 पे वापस आ गया, तो ये चला गया, यानी कि 120 मीटर वो वापस आया, 120 मीटर वापस आया, तो 360 प्लस 120 एंड द आंसर वुड बी व्हाट, 6 प्लस 2 इज 8 एंड 3 प्लस 1 इज 4, 480 मीटर्स। ये हो जाएगा डिस्टेंस। इन सारी डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन आगे समझ में नहीं आता है। तो O से P इज 360, फिर P से Q वापस हुआ आया 120, तभी 240 पे उसकी पोजीशन आई होगी, एंड देन वी कैन से दैट द डिस्टेंस ट्रेवल इज 480 मीटर्स। बट अगर अब मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है सेम मोशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज इंडिकेटेड विद द एस वेक्टर। यहाँ पे एक चीज यहीं पे क्लियर हो गई कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो पाथ लेंथ है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, याद रखिएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ठीक है वो P पे गया होगा, बट वापस वो Q पे आके रुका है, तो फाइनल पोजीशन होएगी प्लस 240 आई कैप, क्योंकि वेक्टर लगाया है तो मैंने वेक्टर लगाना जरूरी बनेगा मेरे लिए, वेक्टर लगाना पड़ेगा यहाँ पे आई कैप, क्योंकि मैं वेक्टर लिख रहा हूँ एस वेक्टर, माइनस इनिशियल पोजीशन इज 0, सो 0 सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो द आंसर इज प्लस 240 मीटर्स। और अगर मैं सिर्फ वेक्टर नहीं लगाना चाहता, सिर्फ एज इट इज आंसर देना चाहता हूं, और मैं फिर बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फिर भी सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा के हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो आंसर आएगा, ध्यान से देखिए, इट विल बी फाइनल पोजीशन हो जाएगी प्लस 240 मीटर्स माइनस इनिशियल पोजीशन विल बी 0 एंड आंसर विल बी रिटन एज प्लस 240 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने का मेथड मैंने आपको सिखा दिया है। मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ। पोजीशन हमें रेफरेंस देना पड़ता है एक स्टार्टिंग पॉइंट से, एक ओरिजिन से। पोजीशन इन इटसेल्फ एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस सिंपली आप बस पाथ लेंथ को ट्रेवल जो करता है ऑब्जेक्ट, उसको ऐड करते जाइए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इन सब डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में, इन सब में एक रिश्ता है। रिश्ता ये है कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर मैं इसका मॉड ले लूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर हम मॉड ले लें, एस वेक्टर का मॉड ले लें, एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा, इसका मॉड यानी कि इसकी वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जैसे कभी पिछले क्वेश्चन में देखा, डिस्टेंस तो हमारा आ गया था 480 मीटर्स, बट डिस्प्लेसमेंट आई थी 240 मीटर्स प्लस 240 मीटर्स, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम था। ये बहुत बार आ चुका है पेपर में। इक्वल भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इक्वल कब हो सकते हैं? मान लीजिए मोशन होता O से P, दैट्स इट, O से P, अगर मोशन होता O से P, तो O से P में डिस्टेंस हो जाता 360 मीटर्स, क्योंकि P पे जाके वो रुक गया, पॉइंट P का पोजीशन क्या है 360 मीटर्स। और जब डिस्प्लेसमेंट निकाली जाती तो भी सेम आती, प्लस 360 माइनस 0, सो इन दैट केस दे विल बी इक्वल। तो एक आइडेंटिटी बन जाती है, यू कैन से फॉर्मूला बन जाता है, जिसको याद रखना बहुत जरूरी है सबके लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्ले आपके सामने है, डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, मैं थोड़ा सा समझा दूं इसके ऊपर आपको। अगर मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो फिर जो ऊपर न्यूमरेटर आएगा वो भी एक स्केलर ही आएगा, तो उसमें हम सिंपली लिखेंगे इट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्योंकि अभी अभी सीखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। एंड इन द सिमिलर वे अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऊपर वेक्टर का सिंबल डाल दिया गया है। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
एंड यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चाहे डिस्टेंस की यूनिट्स ले लीजिए या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट ले लीजिए, दोनों के यूनिट्स क्या आएंगे, मीटर पर सेकेंड. So this is a definition of the average velocity and that's average speed in top. अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आइए हम यूज करते हैं एक एग्जांपल एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या आता है आंसर में. मैंने एक सर्कुलर मोशन लिया है. आइए हम निकालते हैं कि एवरेज स्पीड कितना होगा और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो स्पोर्ट्स का, एथलीट्स का जो राउंड होता है उसको सर्कुलर मोशन ले लेते हैं हम. तो एक एथलीट मान लीजिए सर्कुलर मोशन में घूम रहा है एंड लेट मी से डायरेक्शन आप जो मर्जी ले लीजिए. मान लीजिए डायरेक्शन हो गया है हमारा एंटी क्लॉकवाइज. अब अगर सर्कुलर मोशन है तो उसका एक रेडियस भी होगा. लेट मी से रेडियस इज आर. मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए. तो मान लीजिए पूरा चक्कर लगा के एक एथलीट वापस आता है पॉइंट ए पे, और मान लीजिए वो कुछ टाइम लेता है इस मोशन को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज एकदम से तो हो नहीं जाएगा. तो मान लीजिए मोशन कंप्लीट करने के लिए वो कुछ टाइम लेता है. तो मैं 400 मीटर का जैसे राउंड होता है, 400 मीटर का जैसे राउंड होता है, तो मान लीजिए वो टाइम कंप्लीट करने के लिए ले लेता है, अप्रोक्सीमेटली ले लेता है मान लीजिए 60 सेकेंड्स. एक राउंड 60 सेकंड्स में मान लीजिए कंप्लीट करता है. मान लो बेटा कैजुअली दौड़ रहा है, ज्यादा जोर नहीं लगा रहा है, बट हमें तो क्वेश्चन को समझना है. तो मैं अभी आपसे पूछूं कि यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा. एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड डेफिनेशन के हिसाब से था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया होगा, इट विल बी द पेरीमीटर जो सर्कल का वो कवर करेगा, कितना हो जाएगा 2πr एंड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. अगर 400 मीटर का राउंड है तो 400 मीटर की आप वैल्यू डाल देंगे एंड यू विल गेट द आंसर. 2πr हो गया पेरीमीटर, दैट विल बी 400 मीटर्स divided by 60 seconds and here will be your answer. That will be the average speed, that is 40/6 मीटर पर सेकेंड. इसको हम डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी हमें समझना है कि एक्चुअली में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है. नाउ इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपको बोलूं कि कैडेट्स प्लीज कैलकुलेट करिए इसका एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी, अब ध्यान से सुनिएगा. डेफिनेशन के हिसाब से एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. तो ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर मोशन तो पूरा कंप्लीट किया, पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया, उसमें लगे तो 60 सेकंड्स अभी भी, बट जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे ऑब्जेक्ट मान लीजिए वापस आ रहा है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन. डिटेल में मैं कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि डेफिनेशंस क्या हैं डिफरेंट क्वांटिटीज की. तो इफ द ऑब्जेक्ट इज कमिंग बैक टू इट्स सेम पोजीशन, वापस उसी पोजीशन पे आ गया घूम के पॉइंट ए पे, तो फाइनल पोजीशन सेम हो गई इनिशियल पोजीशन के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0. सो द आंसर इज एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड, बट एवरेज स्पीड हमारा आया था 40/6 मीटर पर सेकेंड. तो हमें डेफिनेशन के हिसाब से रिजल्ट्स निकालने हैं, और बहुत ध्यान रखना है पेपर में कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, आर दे आस्किंग एवरेज वेलोसिटी या वो हमसे पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड. तो आई होप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में जो फर्क है वो आप सबको पता लग गया होगा. आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. तो अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. आप हेडिंग देख सकते हैं सामने, मैंने हेडिंग डिस्प्ले की है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. सी स्पीड एंड वेलोसिटी का मेन तो डेफिनेशन तो वही रहेगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. बट इंस्टेंटेनियस आता है कि उस मोमेंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, उस मोमेंट पे. बिकॉज अभी जो एग्जांपल किया था एक पूरा ट्रैक कवर किया था हमने, बट देयर इज नो गारंटी कि पूरा रास्ता वो सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड से भागा हो, है ना. कभी हो सकता है स्पीड फास्ट हो गई हो सकता है स्पीड कम हो गई हो उस ऑब्जेक्ट की. सो दैट मोमेंट, उस फ्रैक्शन पे, उस सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या थी या स्पीड क्या थी, वो निकालने की बात होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड पे. तो अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, इट इज सिंपली, ध्यान से देखिए, इट इज द
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, बट डी लगा दिया है साथ में। डी यूजुअली इंडिकेट होता है स्मॉल चेंज के लिए, याद होगा, स्मॉल चेंज के लिए। सो फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा डी आर बाई डी टी, या डी एस बाई डी टी भी बोल सकते हैं आप, डी आर बाई डी टी भी बोल सकते हैं, या डी एस बाई डी टी। दैट मीन्स very small amount of displacement divided by the time interval. And similarly, instantaneous speed will be simply the magnitude of this, because speed is a scalar quantity and velocity is कौन सी quantity हो गई, vector quantity। तो ये definition के बाद एक example ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि निकालना कैसे है इनको। आइए, so here comes the method of calculation। तो एक मैं simple सी example लेता हूँ। मान लीजिए मेरे को एक पोजीशन दी गई है x इज इक्वल टू 2t² माइनस टी, वेयर t इज टाइम, x इज द पोजीशन, और एक इक्वेशन है कि ऑब्जेक्ट इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन कई बार पेपर में बहुत बार आता है, दैट फाइंड इट्स वेलोसिटी। क्वेश्चन अगर मैं सिंपल टर्म्स में लिखूं, क्वेश्चन कैन बी फाइंड इट्स वेलोसिटी। जब भी ऐसा कुछ दिखे आपको कि वेलोसिटी पूछ रहा है और इक्वेशन देने के बाद पूछ रहा है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन थी डी आर बाई डी टी या डी एस बाई डी टी। अभी आप कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर इसमें आप वेक्टर नहीं लगा रहे हैं। बेटा क्योंकि इक्वेशन में वेक्टर नहीं दिया हुआ, अगर इक्वेशन में वेक्टर दिया होगा तो वेक्टर साथ साथ चलेंगे, बट मैं सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूं। तो डेफिनेशन के हिसाब से वेलोसिटी विल बी dx by dt। I hope you understand this। dx हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dt हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल। बट ये स्मॉल अमाउंट हम कैसे निकालें? क्लियरली हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएट करते हैं आइए। तो जब इस ऊपर की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है क्वाइट सिंपल, 2 आगे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये बन जाएगा 4t, और t की डिफरेंशिएशन हो जाएगी -1। So this is the instantaneous velocity, and sometimes they will ask you find its instantaneous velocity। मान लीजिए वो पूछ रहा है 2 सेकंड पे निकालिए कितनी वेलोसिटी थी उसकी। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, अब समझ में आ रहा होगा आपको। इंस्टेंटेनियस मतलब उस टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी, वो निकालने की बात हो रही है। तो सिंपली t को डालिए 2 यहाँ पे, t को डालिए 2 यहाँ पे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 इज 7। व्हाट इज द आंसर? 7 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मॉड ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट लेट मी टेल यू, पेपर में जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के ही आते हैं। तो कैडेट्स काफ़ी चीज़ें जान ली हैं हमने। हमने जो आज का लेक्चर शुरू किया था उसमें शुरुआत हुई थी पोजीशन क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अभी हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ये सारा कुछ जानने के बाद एक और पैरामीटर है जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी फिर 2 तरह की होगी। अगर स्पीड और वेलोसिटी भी 2 तरह के हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो इसी तरह से एक्सेलरेशन भी फिर 2 तरह का होगा। एक होगा एवरेज एक्सेलरेशन और एक होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बस इतना याद रखिएगा, एवरेज में पूरा मोशन लेना होता है जैसे एग्जांपल लिया था, और इंस्टेंटेनियस में उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उस मोमेंट की बात हो रही होती है। तो अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करने जाऊं, डेफिनेशन आपके सामने है, इट इज vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। vf वेक्टर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और याद रखिएगा एवरेज तब आएगा जब पूरा मोशन एक पाथ कंसिडर हो जाए। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। मोशन जरूरी नहीं है, मैं बार बार, वैसे हाथ तो मेरा सर्कुलर जा रहा है जब मैं पूरे मोशन की बात कर रहा हूं, बट मोशन कुड बी इन द स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल हो सकता है स्ट्रेट लाइन की, तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। वेलोसिटी के यूनिट थे मीटर पर सेकेंड, टाइम है सेकेंड्स में, तो एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स आएंगे वो आएंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखने वाली बात है, बहुत जरूरी है,
यूनिट्स याद रखने बहुत जरूरी है, मैं रिपीट कर दूं। अब अगर बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था dx by dt, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv by dt। यहां पे लिख दिया देखो dv by dt, एंड माइंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन विल हैव टू बी कंसिडर्ड। तो यूनिट तो एक्सेलरेशन के इधर भी सेम ही आएंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, हाउ मच इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक जो हमने अभी शुरू में क्वेश्चन किया था वो दोबारा मैं करके आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने आपको बोला था ना कि अभी एक मान लो पोजीशन दी हुई है, सॉरी, मान लीजिए आपको एक पोजीशन दी हुई है x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस t मीटर्स, और अभी अभी हमने निकाला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंशिएट किया था हमने, dx by dt डिफाइन हुआ था, कितना आया था हमारा, इट वाज 4t माइनस 1, यूनिट्स क्या आए थे, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू डाल सकते हैं और आंसर आ जाएगा। उस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी, मान लीजिए अब मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, तभी मैं आपको एग्जांपल ये अब कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डेफिनेशन के हिसाब से बन जाएगा dv by dt, यानी कि वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करने की पड़ेगी टाइम के साथ। तो 4t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 कांस्टेंट, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, सो आंसर इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन आ गई है कांस्टेंट। तो इसी सब टॉपिक्स को समझते हुए आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करता हूं। आज हमने बात करी कैडेट्स के पोजीशन क्या होती है, पोजीशन वेक्टर फिर हमने निकाला, फिर हमने देखा कि पाथ लेंथ या डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उन सब चीज़ों को समझा। फिर उनको समझने के बाद हमने समझा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होती है, और फिर हमने डिफरेंशिएशन को यूज करके देखा कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं बात करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन की, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर वो सब कैटेगरीज आपको समझने हैं तो देखते रहिए हमारा चैनल। मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा एक नया वीडियो, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।